Hello students, today we are going to start a new chapter of social science in geography, resources of India. First we shall learn in this chapter resources, its meaning, importance and type. So what is resources? So resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human wants, help to solve the problem in प्रॉब्लम्स, है ना. तो सोर्सेस क्या है जो ह्यूमन एस्पेक्ट को या सेटिस्फैक्शन ह्यूमन की जो वांट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको ही हम यहाँ कह रहे हैं रिसोर्सेज, है ना. इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच फुलफिल ह्यूमन वांट्स और मोर और लेस इट्स हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो जो भी चीज़ या जो भी तत्व या जो भी वस्तु ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल कर रही है या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, उसको हम रिसोर्सेज कह रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे वाटर इज़ अ रिसोर्स एज इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, क्लीनिंग पर्पस एंड कुकिंग. वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है. जैसे अगर हम ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए है, खेती के लिए है, क्लीनिंग के लिए है, कुकिंग के लिए है. इन द सेम वे ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेज. तो इसी तरीके से और सारी आवश्यकताएं भी, और सारी तत्व या चीज़ें भी होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल करते हैं. आप यहाँ एक रेड सर्किल देख रहे हैं तो उसमें कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज दिए गए हैं, या ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं जो कैसे ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल करते हैं. सो लैंड, ज़मीन, सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, मिनरल्स, खनिज, पावर, एनर्जी, एयर, ठीक है, वायु. इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. ओके, सो रिसोर्सेस मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. इन संसाधनों ने, रिसोर्सेज को हम बोलते हैं संसाधन, इन संसाधनों ने जो ह्यूमन लाइफ है या जो मानव का जो जीवन है उसको बहुत ही सिंपल, मतलब आसान और खुशहालीपूर्ण बना दिया है. देखिए इन प्रिमिटिव टाइम्स, जो पुराना आदिकाल का जो समय था, उस समय जो डिपेंडेंसी थी तो पूरी तरीके से किस पर थी, नेचर पे. बट अभी वो सारी चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो गई हैं. नेक्स्ट, वी okay, so here we must understand that any element of nature is a resource. When it helps to fulfill human needs, man can convert any substance or material into resources to fulfill his needs. Man can make the natural element useful and valuable by his intelligence, skill and technical knowledge. With the purpose, the natural elements become resources. In short way, we can say that natural element become resource when man modify them to be more useful and valuable to fulfill his needs with the help of his intelligent skill और technical knowledge. देखिए हमें यहाँ एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी. कोई भी प्रकृति का तत्व या संसाधन तभी कहलाएगा जब वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो. ठीक है. अब किसी भी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के ऊपर निर्भर है ना. किस तरीके से निर्भर है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि और मतलब स्किल से, टेक्निक से कई सारी चीज़ों को अपने उपयोग के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको बदला है. इस प्रक्रिया में प्राकृतिक तत्व जो हैं वो कई सारे संसाधन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जो प्राकृतिक साधन या जो संसाधन है, प्राकृतिक जो साधन है वो संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपनी स्किल्स से, अपनी इंटेलिजेंस से और टेक्निकल नॉलेज से, तकनीकी ज्ञान से उनको और अधिक उपयोगी और वैल्यूएबल बना देता है, मतलब मूल्यवान बना देता है. ओके, सो नाउ in second slide
अभी हमने यहाँ देखा कि रिसोर्सेस क्या थे, क्या मीनिंग है, क्या सी उनकी उपयोगिता है ना। सो रिसोर्सेस, अब हम इनको क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। सो रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेज, है ना। तो किस किस आधार पर उनकी मतलब किस आधार पर हम जो संसाधन है उन्हें उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उनका संसाधनों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर, और फिर अवेलेबिलिटी उनकी उपयोगिता के आधार पर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन उनके वितरण के आधार पर, और किस तरीके से यूज़ के आधार पर, ठीक है। सो पर्सनल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासिफिकेशन इन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। सो हियर इट इज़ पर्सनल रिसोर्सेज, ये पर्सनल रिसोर्सेज में आ रहा है, व्यक्तिगत उसमें आ रहा है, जैसे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति हो, हेल्थ ईटीसी। नेशनल रिसोर्स, नेशनल राष्ट्रीय संसाधन, वैसे वेल्थ ऑफ नेशन कहेंगे, या मिलिट्री पावर है, पैट्रियोटिज्म है ना। राष्ट्र की संपदा क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, नागरिकों की देशभक्ति आदि सब हमारी राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। फिर है वर्ल्ड रिसोर्सेज, इस तरीके से फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड्स। तो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड्स मतलब मानव के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, जो संसार में बहुत सारी फिजिकल और बायोलॉजिकल मतलब भौतिकीय और जैविकीय जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं वो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब उपयोगिता के या मतलब अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता के आधार पर हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं। सो रिन्यूअल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, renewable resources, those resources which regenerate themselves naturally. So ऐसे resources जो खुद से रीजनरेट हो जाते हैं नेचुरली, प्रोवाइड दैम दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू होलसम destruction. Example, agriculture, land remains useful by using manure. Some of them are renewable only so long as they are used prudently within the limit set by nature. जैसे कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके मतलब जिनको हम यूज़ भी करते जाते हैं और जिनके गुण जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बनी भी रहती हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैन्योर को यूज़ कर रहे हैं या खाद को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने के बाद भी कृषि जो खेती की जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसे वैसे ही बनाए रखना, मतलब वो एक बार खेती करने के बाद ऐसा ना हो कि वो दोबारा खेती योग्य ना रहे। तो इसको ऐसे को हम पुनः पूर्ति या बार बार उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। तो एक बार खाद का उपयोग करके हमने एक बार खेती कर ली और वो ज़मीन वापस से खेती के लिए उपयुक्त बनी रहे। ओके, अब हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जिनका हम सिर्फ एक बार यूज़ कर लें और बाद में उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। दोज रिसोर्सेज when once used they are finished forever. पेट्रोल, कोल, ETC, ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल और कोल। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज रिसाइकिल करना मतलब चक्रीय एक तरीके से, मतलब एक बार उपयोग हो जाए हम उनको फिर उपयोग कर सकें, फिर उपयोग कर सकें, फिर उपयोग करें। ऐसे रिसोर्सेज दोज मिनरल्स विच कैन बी reprocessed and used again and again, minerals like iron, copper, etc. So ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं या खनिज हैं जो बार बार उपयोग करने के बाद भी उनको बार बार किसी दूसरे रूप में किया जा सकता है, जैसे कि मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, जैसे लोहा और तांबा, है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। अब है इन exhaustible resources, those resources which are not exhausted even if they are used, like solar energy or water.
मतलब ऐसे सनातन यहाँ वर्ड है इसके लिए, ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, मतलब जिनको हम यूज़ भी कर रहे हैं और जो ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। जैसे सोलार एनर्जी, हम सौर ऊर्जा का खूब उपयोग करते हैं, बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं होती। पानी का हम उपयोग कर रहे हैं और वो भी बना हुआ है। सो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, वितरण के आधार पर। तो कुछ होते हैं जो आसानी से हो जाते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ रेयरली होते हैं, कोई सिंगल रिसोर्सेस होते हैं, इस तरीके से। सो इजीली अवेलेबल रिसोर्सेस, है ना, जो आसानी से हो जाते हैं। जैसे रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेस जो सभी जगह उपलब्ध हैं। ऐसे रिसोर्सेस में संसाधन जो सभी जगह पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम इजीली अवेलेबल बोलेंगे। जैसे कि एयर, ऑक्सीजन इन द एयर, तो ऑक्सीजन हम कहीं भी खड़े हो जाएं, इजीली ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे होते हैं। ओके, सो कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज, एक तो सामान्यता से उपलब्ध हो जाएं। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत जगह उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि सॉइल और टिलेबल ETC, है ना। तो इसके लिए क्या है कि ऐसे संसाधन जो हमें अधिकांश स्थानों पर मिल जाए, जैसे मिट्टी है या एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेस, ऐसे जो कम हमें देखने को विरले ही मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन फ्यू प्लेसेस, कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे कोल, गोल्ड, यूरेनियम, ये इनकी जो आप खदानें होती हैं वो हर जगह नहीं पाई जाती हैं। जो माइंस होती हैं वो कहीं कहीं होती हैं। तो एग्जांपल है कोल माइंस है, गोल्ड माइंस है, यूरेनियम, ये हमें इजीली देखने को नहीं मिलता है, तो ये रेयरली है। सिंगल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेज जो एकल संसाधन है, जो एक या दो स्थानों पर ही उपलब्ध होंगे। कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल विच इज़ फाउंड ओनली इन ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सिंगल रिसोर्सेस, एक ऐसे रिसोर्सेस हैं जो पूरे दुनिया भर में या पूरे वर्ल्ड में एक या दो जगह ही आपको देखने को मिलेंगे। सो इसका एग्जांपल है कि क्रोमोलाइट एक मेटल है, ठीक है, इसको जो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें, नेचुरल फॉर्म में हम देखें, तो केवल ग्रीनलैंड में, अमेरिका और जो हेमिस है वहाँ पर नेचुरल फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि उपलब्धता के आधार पर फिर कहाँ कहाँ पाई जा रही है, मिल रही है, विद डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ यूजेज, उनके यूज़ के, उनके उपयोग के आधार पर। ओके, सो when resources are unused resources, when resources are not in use, they are called unused resources. Example, deposit of certain minerals in known is known, but they cannot be extracted and used, है ना। तो ऐसे अप्रयुक्त संसाधन या ऐसे संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, उनको हम बोलते हैं अनयूज्ड। जैसे कुछ खनिज भंडारों का हमें पता होने पर भी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, या जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अनयूजेबल रिसोर्सेज मतलब जो उपयोग हेतु नहीं है। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक एंड अनयूजेबल रिसोर्सेज, ऐसे वर्तमान में कई उपलब्ध तकनीक के लिए जिन संसाधनों का उपयोग हम निकट भविष्य में नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो रिसोर्सेस, वो चीज़ें हैं लेकिन हम उनको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं अनयूजेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज पोटेंशियल, दे आर रिसोर्सेज विच आर नोन बट आर नॉट इन यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और प्लानिंग। अब इसमें आ गया कि अप्रयोजनीय संभाव्य संसाधन, क्या बोलेंगे हम इनको, पोटेंशियल है इनमें कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक, है ना, बहुत सारे ऐसे टेक्निक के अभाव में, मतलब हमको मालूम है ये रिसोर्सेस हैं लेकिन हमारे पास वो टेक्निक नहीं है, या किसी कारण से हम उनको भविष्य में उपयोग करने की संभावना है लेकिन अभी हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पर हम बात करें तो
Technology or planning possible they may be used in near future are known as potential resources. Running water of rivers may be used by irrigation by constructing a canal. जैसे कि नदियों का बहता हुआ पानी है वो हम इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे हम कैनल बना लें. तो हर जगह ये संभव नहीं है, बट कई जगह बनाई भी गई हैं. डेम्स में भी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो कई जगह भारत में कई सारे डैम्स हैं जो नदियों पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट किया जा रहा है. तो कई जगह संभव हो गया, कई जगह भी प्रोसेस में है. ओके, अब है लेटेंट रिसोर्सेस. लेटेंट रिसोर्सेस मतलब ऐसे गुप्त संसाधन जिन्हें हम बोलेंगे. ठीक है, दे आर मैनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अनोन टू मैन. ऐसे कई रिसोर्सेज हैं जिनकी जानकारी मनुष्य को अभी तक नहीं है. इफ़ द प्रॉपर्टीज एंड द यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स इज नॉट नोन इट इज़ कॉल्ड लेटेंट रिसोर्सेज. तो मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमको गुण और उनकी संसाधनों की गुण नहीं मालूम है, ज्ञान कैसे उनकी आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे या उनका प्रयोग कैसे होगा, तो ऐसों को हम गुप्त संसाधन या लेटेंट रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, अब ये सारे हमने इसके आधार पर पढ़ लिए हैं. अब आ रहा है आपका नेक्स्ट स्लाइड में सॉइल फॉर्मेशन. इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सॉइल फॉर्मेशन. ओके, सॉइल फॉर्म 1.2 पर आप देखेंगे यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन. तो यहाँ पर हमें सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के टाइप्स क्या हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं. सो पहले तो हम ये जाने कि मिट्टी है क्या. ओके, सो लेट्स सी. सॉइल इज़ वैल्यूएबल वेल्थ. ओके, बहुत ही अमूल्य संपदा है. सॉइल इज़ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनेट. सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द unconsolidated particles found on the earth's surface which is made up of parent rock and vegetation. ठीक है, तो ये बता कि सॉइल है क्या, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है और क्या है, एक इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास का आधार या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिस भी कहा जाता है. इसको क्यों कहा जाता है? एक तो अमेरिकी विशेषज्ञ, मिट्टी विशेषज्ञ जैसे या मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार कि मिट्टी है क्या, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि मिट्टी जो है वो अपर मोस्ट लेयर जो है, अपर मोस्ट लेयर पर कई सारे अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं ऊपरी परत पर बिखरे हुए, असंगठित कई सारे पदार्थ के कण पाए जाते हैं ऊपरी और सतह पर, जो चट्टानों, जो बहुत सारी रॉक्स हैं या जो वनस्पति वगैरह है ना, उनसे वेजिटेशन से बने हुए हैं. लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय सॉइल. तो जो अर्थ का जो बहुत सारा जो एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है जो सॉइल से कवर्ड है. इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर वेयर इज सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस ग्रो. सो अगर हम बहुत सारा भाग देखें किसका, अर्थ सरफेस का, तो वो मिट्टी से घिरा हुआ है और जिसमें कई सारी चीज़ें पाई जाने से चट्टानें हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स क्या बोलें, जैव पदार्थों का मिश्रण है एक तरीके से. और कई जो फेवरेबल कंडीशंस होती, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण यहाँ पर कई तरह की वेजिटेशन या वनस्पति जो है या पेड़ पौधे जो हैं वो उगते हैं. सो मानव जीवन में सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट
पार्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन लाइफ में सॉइल, स्पेशली फॉर फार्मर। ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल। देखिए यहाँ पे बात करें हम फार्मर की, सो बेसिकली वो उसी पर डिपेंड है, सॉइल पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉइल। जितने भी जीवित लोग तत्व हैं, जीवित प्राणी हैं, वो या तो सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पर सॉइल के पर उनकी डिपेंडेंसी है फॉर देयर फूड। वी गेट कॉटन, सिल्क, जूट, वूल फॉर मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम सॉइल। जैसे हमें कॉटन मिल रहा है या सिल्क मिल रहा है, जूट मिल रहा है, जो वूल है, सब सारे जो क्लोथ्स मेकिंग के लिए ज़रूरी है वो कहीं ना कहीं सॉइल पर ही, मिट्टी पर ही उगाए जा रहे हैं। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीप ईट्स ग्रास। जैसे अगर हम वूल की बात करें तो सीप जो भेड़ है, जिससे हम वूल मिलता है हमें, वो घास खाती है, और फिर अगर उसको ज़िंदा रहने के लिए, फूड के लिए ग्रास की ज़रूरत है, और बदले में हमें वहाँ से ऊन मिल रहा है उससे। सिल्क वॉर्म की बात करें तो वो वेजिटेशन लीफ पर सर्वाइव करता है। वो वेजिटेशन या जो है मालबरी, वो ज़मीन में उग रहा है, तो सॉइल ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल ऑन आवर इंडस्ट्रीज़ लाइक एनिमल रेयरिंग, जैसे कि कई सारे उद्योग हैं, जैसे कि एनिमल रेयरिंग मीन्स पशुपालन, खेती, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और सभी किस पर डिपेंड है? सॉइल पर डिपेंड है। तो सॉइल की इम्पोर्टेंस काफ़ी है ह्यूमन लाइफ में। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की सॉइल बनती कैसे है। सॉइल इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स बट द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। ये एक रिन्यूएबल है, इसको फिर बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी है। ठीक है, कैसी है? बहुत ही ज़्यादा धीमी। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 100 वर्षों का समय लगता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हज़ारों 100 सालों का समय लगता है, सैकड़ों वर्षों का कुल मिला के हम बोलें तो समय लगता है करीब इसकी 1 सेंटीमीटर लेयर, मोटी लेयर को बनने में। मीन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर मोर देन 1000 ईयर। अगर हम 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर लेयर की बात करेंगे तो ये लगभग 1000 सालों में बन करके तैयार होगी। ओके, so there are different factors which help soil बनती कैसे है, देखना। तो there are different factors which help in formation of soil। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पेरेंट्स रॉक्स, चट्टाने, ठीक है, मूल चट्टाने, पेरेंट्स रॉक बोलेंगे मतलब मूल चट्टाने। टोपोग्राफी होता है भूभाग का एक भूभाग या उच्चावच, ऊंचा नीचा भाग। क्लाइमेट कंडीशंस, उस समय मौसम, जलवायु की जो क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, और कंडीशंस मीन्स दशाएं, तो जो किस तरह की दशाएं चाहिए। विच हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जैसे सैलों का जो चट्टानें होती हैं उनकी वेदरिंग के लिए। प्लांट्स, एनिमल एंड देयर रिमेन्स, कई सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जो उनका अवशिष्ट होता है, या उनके जो अवशिष्ट कह रही सॉरी जो अवशेष होते हैं, उनसे मिलकर के सॉइल बनी होती है। मतलब इसमें पेरेंट, कई सारे फैक्टर हैं, जैसे पेरेंट रॉक है, टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, प्लांट, एनिमल्स एंड देयर रिमेन, या उनके जो अवशेष हैं उनसे मिलकर बनती है। अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। So what is soil profile? Soil profile is the sequence, color, texture and nature of the horizon layer superimposed one above the other and exposed in a pit section dug through the soil mantle. इसको सॉइल प्रोफाइल क्या है, अभी आप देखेंगे नीचे वाली स्लाइड में एक डायग्राम आपको दिखाई देगा, ये रेड कलर का। इसके थ्रू हम समझेंगे कि सॉइल प्रोफाइल है क्या। इसमें इसका अगर हम लॉन्गिट्यूडनल अगर सेक्शन, हॉरिजन सेक्शन, लेयर सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कैसा कलर होगा, कैसे मतलब गठन क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी सॉइल में, उसका कलर कैसा होगा, उसमें लेयर्स कौन कौन सी होंगी, है ना। वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, सो लेट्स सी।
टॉप सॉइल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर इज़ द रियल सॉइल। जो सॉइल होती है तो उसकी जो टॉप लेयर है, आपको यहाँ पे बताती हूँ मैं। जो टॉप लेयर है, दिस इज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है सॉइल का, है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती जो ऊपरी परत है, इसी को हम वास्तविक मिट्टी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें ह्यूमस जो है वो, और जो जैविक पदार्थ होते हैं वो इसी मिट्टी ऊपरी लेयर में पाए जाते हैं, है ना। और इसके नीचे जो और बायोलॉजिकल मैटर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उन सब की उपलब्धता इसी के नीचे होती है। सेकेंड लेयर ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं उनकी उपलब्धता इसके नीचे है। सेकेंड लेयर इज सबसॉइल, है ना। सो सेकेंड लेयर इज सबसॉइल, दिस इज सबसॉइल। ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये टॉप लेयर है। ओके, सो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ऑर्गेनिक मैटर की ज़्यादा होती है, और इसी पे सारे जो पेड़ पौधे या जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो सारे पेड़ पौधे इसी पे उगते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंड लेयर की हम अगर बात करेंगे तो सेकेंड लेयर पर हम देखेंगे, इसे सबसॉइल कहते हैं। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे चट्टानें होती हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं। सैंड पार्टिकल मीन्स रेत के कण टाइप के जो बोलेंगे उसको सैंड पार्टिकल्स बोलेंगे, एंड क्ले और कुछ मिट्टी के। अब बात करेंगे हम यहाँ पे थर्ड लेयर की, है ना, इसको उपमृदा कहते हैं ना। तीसरी अगर लेयर की हम बात करेंगे तो ये किससे बनी है हम देखते हैं यहाँ पर। थर्ड लेयर जो है ए बी और ये सी, सो ये जो थर्ड लेयर है दिस इज थर्ड लेयर। ओके, सो जो थर्ड लेयर है वो कंसिस्ट है वेदर्ड पेरेंट्स रॉक मटेरियल, एंड जो पेरेंट्स रॉक मटेरियल में जो पेरेंट्स रॉक का मतलब है जो मूल चट्टानें होती हैं, जिनसे टूट टूट कर ऊपर तक ये उपयुक्त अच्छी मिट्टी बनती जाती है, तो इसको हम पेरेंट्स रॉक बोल रहे हैं। और ये ये थर्ड लेयर में है जो है वो पेरेंट्स रॉक मटेरियल पाया जा रहा है ना। वेदर्ड मतलब चौथी मिट्टी जो मूल चट्टानों जैसी है। अपचयित जो तीसरी लेयर की हम बात कर रहे हैं, थर्ड लेयर की, जो पेरेंट रॉक्स है उनके टूटे हुए जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ओके, और फोर्थ लेयर है जिसे हम मेन पेरेंट्स रॉक भी बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या पाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से पेरेंट्स रॉक है, ठीक है। इसके टूटे हुए पार्टिकल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, थर्ड लेयर में, और उससे ऊपर में भी इसके सैंड पार्टिकल्स हैं, और ज़्यादा इसको बारीक कणों में पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती जा रही है पेरेंट्स रॉक के। ओके, और ऊपर की जो टॉप लेयर है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, सॉइल के टाइप्स क्या क्या हैं, और उनका कहाँ कहाँ किस तरीके की सॉइल पाई जा रही है। ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। ओके, इस स्लाइड में बस इतना ही। थैंक यू।